दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद अड्डे मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज संवाद अड्डे के मंच पर आज हमारी चर्चा है महिलाओं से जुड़े सरोकारों को लेकर, महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर। आखिरकार ऐसे कौन से कारण हैं कि जो भारतीय राजनीति के विमर्श में, मुख्य विमर्श में महिलाओं से जुड़े मुद्दे मुख्य रूप से जगह नहीं बना पाते हैं? तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियाँ वादे करती हैं, बातें करती हैं महिलाओं को लेकर, महिलाओं के अधिकारों को लेकर, महिलाओं के संरक्षण को लेकर। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरी राजनीति की अगर बात करें, पूरे परिदृश्य की बात करें तो महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, जो सरोकार होते हैं, वह कहीं न कहीं मुख्य विमर्श की में नहीं स्थापित हो पाते हैं। और तमाम चुनावी चाहे वादों की बात कर लें, उसमें भी उस तरह से जगह नहीं बन पाती है। और महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय हमेशा बना रहता है, तमाम राजनीतिक दल उसकी बात भी करते हैं। और लेकिन उसके बावजूद भी जैसा हमने कहा कि महिला से जुड़े मुद्दे आखिरकार क्यों नहीं विमर्श में मुख्य रूप से जगह बना पाते, इसके पीछे कौन से कारण हैं? और साथ ही हरियाणा की भी बात करें क्योंकि हरियाणा से आज हमारे साथ इस पैनल में जुड़ी हुई बहुत ही वरिष्ठ एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनसे हम बात करें हरियाणा की राजनीति भी क्योंकि लगातार महिला से जुड़े मुद्दे इस बार भारतीय राजनीति के अंदर बड़ी उन्होंने जगह बनाई थी। जब महिला पहलवान लगातार प्रोटेस्ट में बैठी थी और उसके बावजूद भी जिस तरह से उनका संघर्ष लगातार बढ़ा और तो ये मुद्दा भारतीय राजनीति में एक बहुत चर्चित विषय रहा है। इसके साथ ही हरियाणा की जो वर्तमान की राजनीति है, उसकी दिशा और दशा किस तरह की बन रही है क्योंकि लोकसभा सीट वहाँ पे 10 लोकसभा सीटें हैं और भारतीय राजनीति में उनकी बड़ी भूमिका है। तो तमाम तरह की वहाँ के जो किसान आंदोलन हरियाणा में हुआ है, उसने बड़े भारतीय राजनीति में अपनी प्रभावी भूमिका बनाई और जगह छोड़ी उन्होंने। और साथ ही जैसा हमने कहा महिलाओं से जुड़े मुद्दे और हरियाणा की राजनीति से जुड़े मुद्दे, इन 2-3 मुख्य विषय पर आज की हमारी चर्चा है। और आज की हमारी चर्चा में हरियाणा से बहुत ही प्रसिद्ध सोशल एक्टिविस्ट हमारी चर्चा में जुड़ी हुई हैं, उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर संतोष दहिया जी गुरसे से जुड़ी हुई हैं, शिक्षाविद भी हैं और बहुत ही विश्वविख्यात सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार भी उन्हें मिल चुका है। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। जी, धन्यवाद, नमस्कार। जी, तो डॉक्टर साहब जैसे कि बात की हमने कि अगर भारतीय राजनीति की बात करें, उसमें महिला से जुड़े मुद्दे की वो जो जगह बननी चाहिए, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर जो राजनीतिक दलों के द्वारा बात होनी चाहिए, प्राथमिकता जिन मुद्दों की होनी चाहिए। बातें सभी नेता करते हैं, वादे भी करते हैं, महिला सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की चिंताएँ भी लोग व्यक्त करते हैं। लेकिन अगर देखें तो उस तरह से जो जब वोटिंग का समय आता है या मतदान का समय आता है, तो उस तरह से उन मुद्दों पे जो राजनीतिक विमर्श होना चाहिए प्रमुख रूप से, वो नहीं हो पाता है। इसके पीछे कौन से आप कारण देख पाती हैं? कौन से ऐसी मुख्य बात हैं, जिनसे महिला भी अपने मुद्दों को लेकर उतनी जागरूक तो या तो नहीं रह पाती हैं, अपने से जुड़े मुद्दों पे वह वोटिंग नहीं करती हैं और राजनीतिक दलों को मजबूर नहीं करती हैं कि हमारे मुद्दों का मुख्य धारा में लाएँ, मुख्य विमर्श में लाएँ। इसके पीछे आप क्या सोचते हैं? कौन से ऐसे कारण हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं इसको पुरुष प्रधान समाज की तरफ से इसको इस तरह से हम बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक पुरुषों ने का आधिपत्य रहा है, मैं ये कह सकती हूँ। क्योंकि मैंने बुजुर्गों को देखा है, अपनी माँ, चाची, ताइयों को देखा है, जो आदमी ने बोल दिया, वो औरत ने कर दिया। और आज भी मैं किसी गाँव में गई हुई थी, मैंने किसी महिला से बात की, मैंने उससे पूछा कि आप वोट किसको दोगी? उसने कहा जो ये कह देगा मैं उसी को वोट दे दूँगी। इसमें कई कारण हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो महिला है वो इतनी जागरूक नहीं है, अपने आप को वो मुख्य धारा में खुद को नहीं समझती है, वो हमेशा खुद को पुरुष के पीछे समझती है। जो पुरुष ने बोल दिया, उसके लिए वही लोहे की लकीर है। क्योंकि उसे ये लगता है कि मेरे जो घर की धुरी है वो मेरा पति है या जो ससुर है। और जो उन्होंने बोल दिया मुझे वही करना है, क्योंकि बचपन से उसे ये सिखाया जाता है कि जो परिवार में आपको बोला जाता है, आपको उसी को फ़ॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि महिला पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाती है, क्योंकि वो हमेशा दबाव महसूस करती है और उस दबाव के कारण वो अपने निर्णय खुद नहीं लेती है। जो घर में किसी ने भी कहा वो सिर झुका के उसको मान लेती है। पहला कारण तो मैं यही मानती हूँ कि महिला खुद में अपने आप को जितनी वो सशक्त होती है, उतनी मानती नहीं है, उतनी समझती नहीं है या खुद को प्राथमिकता नहीं देती है। वो हमेशा दूसरों को प्राथमिकता देती है। पहला कारण तो यही होता है। उसमें कॉन्फिडेंस का लेवल कम होता है, क्योंकि बचपन से उसे यही सिखाया जाता है। पहले भाई को रोटी देंगे, पिता को रोटी देंगे। अगर घर में सब्जी नहीं बचती है, तो उस महिला के लिए नहीं बचती है जो सब्जी खुद बनाती है। क्योंकि वो ये सोचती नहीं है कि इस सब्जी पर तेरा भी अधिकार है। वो ये सोचती है कि नहीं, पूरा परिवार खा ले, उसके बाद कुछ बचेगा तो मैं खा लूँगी, नहीं तो मैं अचार चटनी के साथ खा लूँगी। ये मानसिकता जो बचपन से लड़कियों में डाल दी जाती है, कूट-कूट कर भर दी जाती है,
उसमें वो खुद निर्णय ले नहीं पाती हैं और इतना खुद को वो सशक्त नहीं मानती हैं कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। उसे लगता है कि नहीं, यही सही है, जो पुरुष ने बोल दिया वही सही है। पहला कारण तो ये है, महिला खुद को सशक्त नहीं मानती है। दूसरा ये है कि पुरुषों ने लगातार, उनको ये लगा है कि हम प्रधान हैं और उन्होंने महिलाओं को हमेशा दबा कर रखा है। अपनी इच्छा उनके ऊपर थोपी गई है उनके द्वारा। वो हर बात में ये कहते हैं कि तू अपनी रसोई सँभाल, तू अपनी रोटी-टुक्का सँभाल, इससे आगे तेरे को सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये 2 मुख्य बड़े कारण हैं। सबसे पहला तो यही है कि महिला खुद ही नहीं मानती है कि वो सशक्त है। दूसरा, पुरुष ने उसे कभी मानने नहीं दिया कि तुम सशक्त हो। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसके कारण महिला डिसीज़न नहीं ले पाती है। और क्योंकि वैसा ही माहौल बना दिया जाता है, जैसे मैं एक बयान सुन रही थी कि जब भी महिला का ज़िक्र आता, जब ओबामा आए हिंदुस्तान में और मिशेल ओबामा साथ में थी, मैंने देखा कि जब ओबामा के साथ कोई भी चर्चा की बात हो रही थी, तो पॉलिसीज़ की बात हो रही थी। लेकिन जब भी मिशेल ओबामा का नाम आता था, तो हमेशा डिबेट में ये चल रहा था, वो कैसी दिखती हैं, वो कैसी चलती हैं, उन्होंने क्या पहना है, उन्होंने क्या खाया है, इसके अलावा कोई बात ही नहीं की। उसी तरह से जैसे पाकिस्तान की जो विदेश मंत्री आई थी हिंदुस्तान में, तब भी जब वो खुद यहाँ आई हैं और उनके बारे में जब भी डिबेट चल रही थी, तो मैंने कई चैनल्स पे ये देखा कि लोग उसकी जोड़ी भिड़ा रहे थे कि हिंदुस्तान के किस क्रिकेटर के साथ इसकी जोड़ी अच्छी लगेगी। क्योंकि महिलाओं को लेकर मानसिकता पुरुष की हमेशा ये रही है कि ये एक 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 चीज है, ये एक वस्तु है। ये एक जीवित एक इंसान नहीं है जो अपना निर्णय खुद ले सकती है, ऐसा नहीं है। उसे वस्तु की तरह परोसा जाता है। मैं ये 2 बड़े उदाहरण इसलिए आपको दे रही हूँ क्योंकि मैंने लगातार महिलाओं को इसी तरह से मीडिया में भी उनको पोर्ट्रे करते देखा है कि महिला वो ऐसी दिखती है, वो ऐसी चलती है, उसने क्या डाला है, वो सुंदर है, वो काली है, वो गोरी है। उसकी इंटेलिजेंसी की बात नहीं होती है। तो ये बड़े कारण मैं मानती हूँ, इसीलिए जो पॉलिटिशियन है, अब अगर आप नज़र दौड़ाएँगे प्रशांत जी, तो आप देखो टिकट कितनी मिली है। कोई भी पार्टी महिलाओं को टिकट दे के राज़ी नहीं है। हमारे हरियाणा में ही देख लो 10-10 विधानसभा लोकसभा की सीट्स हैं, उनमें आपको कोई इक्का-दुक्का देखने को मिलेंगी। तो क्योंकि उनको ये लगता है कि महिला कोई ज़्यादा सशक्त नहीं होती है और राजनीति में तो मैंने देखा है कि 50 पुरुष स्टेज पर बैठे होते हैं। अगर एक महिला भी चढ़ जाती है तो पुरुषों को ये लगता है कि ये यहाँ क्यों है? मतलब इसका स्थान तो नीचे था, ये स्टेज पे कैसे आई? और स्टेज पे अगर आई तो क्यों आई? उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। उसके ऊपर लांछन लगाए जाते हैं, उसको दबाने का प्रयास किया जाता है और चारों तरफ से उसे घेरा जाता है। जैसे कि ये कोई इसने कोई क्राइम कर दिया स्टेज पे जाके। इस तरह से उसको रोका जाता है, उसकी प्रतिभा को रोका जाता है, उसमें जो हुनर है, जो टैलेंट है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। ये हर पॉलिटिकल पार्टी में मुख्यतः ये रहता है। महिलाओं को केवल जब इनकी रैली होती है तब उनको बुलाया जाता है, भीड़ इकट्ठी करने के लिए उन्हें बुलाया जाता है लेकिन उनका स्थान हमेशा ये लोग नीचे रखते हैं स्टेज पे। मैंने नहीं देखा है, बड़े-बड़े स्टेज पे मैंने नहीं देखा है, कोई एक-आध महिला मैंने स्टेज पे देखी है, जबकि पुरुष सैकड़ों की तादाद में पुरुष स्टेज पे होते हैं और जब वो बोलते हैं, अपने विचार रखते हैं, तब भी मैंने कोई मतलब महिला बोलती है, अदरवाइज़ सारे पुरुष बोलते हैं। तो एक जो एक 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 लार्ज स्केल पे जिसको मैं कह सकती हूँ, जो एक मानसिकता है, जो सोसाइटी की एक मानसिकता है, वो महिलाओं को लेकर अच्छी नहीं रही, कभी भी नहीं रही। उसी तरह से जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ, भरी सभा में जहाँ द्रोण है, जहाँ भीष्म पितामह हैं, जहाँ अर्जुन और जैसे धुरंधारी हैं और ऐसे लोग बैठे हैं वहाँ गुरु और शिष्य से लेकर गुरु तक हर कोई वहाँ बैठा है, उसमें भी उस महिला को निर्वस्त्र करने की हिमाकत की कैसे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन वहाँ बड़े-बड़े जो लोग थे, उन्होंने भी भीष्म पितामह ने भी, गुरु द्रोण ने भी आँखें नीची कर ली। लेकिन उन्होंने रोका नहीं उनको, कि तुम ये क्राइम क्या कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? किसी महिला को भरी सभा में कैसे निर्वस्त्र किया जा सकता है? लेकिन वो सब आँख नीचे करके बैठे रहे। मतलब वो भी तो उसके मूक दर्शक थे ना, वो भी उसके साझीदार थे, मैं ये मानती हूँ। कि ये जो इतिहास हमारा ये बहुत सुखद नहीं रहा। चाहे पांडवों का राज रहा हो और चाहे कौरवों का राज रहा हो
और चाहे राम का राज रहा हो, चाहे रावण का राज रहा हो। आप देखो, अगर राम का राज्य था तो सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और पांडवों का था तो मतलब उनकी अपनी पत्नी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई। तो आप देखो ना, जो इतिहास चला आ रहा है उसमें हमेशा महिला को इस तरह से एक वस्तु की तरह परोसा गया, और वही हालात आज हैं। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो महिलाओं को तवज्जो नहीं देती हैं। आप देखिए ना, संसद में कितनी महिलाएं हैं, और विधानसभा में आप किसी भी विधानसभा, किसी भी प्रदेश की विधानसभा पे आप अगर नजर दौड़ाएंगे तो हमसे ज्यादा महिलाएं तो ऐसे देश हैं जिनको ये कहा जाता है कि महिलाओं के लिए वहां पर माकूल नहीं है माहौल। उन देशों में महिलाएं संसद में हमसे ज्यादा बैठी हैं। और हिंदुस्तान में हमेशा देवी पूजन का जो एक राग अलापा जाता है, उसके बावजूद हमारी संसद में कितनी महिलाएं हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारी कई मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी हिंदुस्तान में ऐसा व्यवहार किया गया, चाहे मैं मायावती की बात करूं, चाहे जयललिता जी की बात करूं, ऐसी महिला मुख्यमंत्री जिनको जिनके कपड़े फाड़े गए। तो ऐसे में महिलाएं, सबसे बड़ी चीज ये है कि उनको ये लगता है कि चार दीवारी से बाहर, अपनी दहलीज से बाहर उनके लिए शायद कोई स्थान सही नहीं है, उपयुक्त स्थान नहीं है, इसलिए वो निकलना भी पसंद नहीं करती हैं और उसी चार दीवारी में खुद को समेट लेती हैं। एक बड़ा ये कारण मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में देखती हूँ महिलाएं बहुत कम हैं। इक्का दुक्का आपको नजर आएंगी, और उस इक्का दुक्का पे भी बड़े ही मतलब वल्गर जो है ना उनके ऊपर आक्षेप लगाए जाते हैं। मैं देखती हूँ, सुनती हूँ। तो ये कारण है कि महिलाएं खुद को अलग समझती हैं, और इसीलिए पुरुष या मैं कहूँ पॉलिटिकल पार्टीज महिलाओं के मुद्दों को तवज्जो नहीं देते, और यही कारण रहा कि दिल्ली में हमारी स्टार खिलाड़ी बैठी रही, और उन्होंने कहा कि हमारे साथ एक सांसद जो हमारा अध्यक्ष भी है, वो हमारा मानसिक और शारीरिक शोषण करता है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं की गई। यानी एक कार्रवाई करने की बात तो अलग है, उन महिलाओं के साथ जो हमारी खिलाड़ी पहलवान बेटियां थी, उनके साथ जो बर्बरता इन लोगों ने की है, किस तरह से उनको घसीटा गया है। एक जो लड़का उनको प्रोटेक्ट कर रहा था, उसका सिर भी फूट गया था। इन बच्चियों के बाल फाड़े गए हैं, इनको इनके ऊपर जूते के समेत पैर रखे गए हैं पुलिस के द्वारा, इनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, इनकी कोई बात नहीं सुनी गई। और ये वो लड़कियां थी जिनके नाम से हिंदुस्तान को जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। और बड़ी एक ट्रोल आर्मी आई और उसने खूब इन बच्चियों को बदनाम करने की कोशिश की, और लोग उसमें शामिल रहे। वो हिंदुस्तान के लोग थे जो इसमें शामिल रहे। जो लोग डंका बजा रहे थे जब ये मेडल लेकर आ रही थी, वो जो लोग हैं वो उसमें ट्रोल आर्मी में शामिल थे वो लोग। और बहुत भद्दे-भद्दे शब्द मैंने उन बच्चियों के बारे में सुना, लोगों ने लिखा सोशल मीडिया पे। तो ये बहुत दुखद है कि इतनी बड़ी स्टार बेटियों के साथ अगर ये लोग ऐसा करते हैं, तो कोई एक साधारण महिला कैसे चारदीवारी से बाहर जाएगी? कैसे दहलीज को पार करने की हिम्मत करेगी? कैसे जी, जी, ये जी। हिमाकत वो जी। दिखाएगी? तो और हमारे हरियाणा में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे हमारे यहाँ एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं संदीप सिंह। एक महिला पहलवान हमारी एथलीट है, जो कोच है, जूनियर कोच है, जी, जी। उसने जी, इल्ज़ाम जी। लगाया कि ये मेरा शोषण कर रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है, तो इसके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल जी ये कहते हैं कि उनका ना मंत्री पद जाएगा, ना कोई कार्रवाई होगी। तो देखिए ना, जो प्रदेश का मुखिया है, जो प्रदेश का के बेटियों का पिता तुल्य है, क्योंकि मुखिया जो मुख्यमंत्री होता है, वो पिता तुल्य होता है और उनके ऊपर सारी ज़िम्मेदारी होती है। उसके जी, पास जी। कोई बेटी जाती है, रोती हुई, बिलखती हुई, चीखती हुई, अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाती है, और वो ये कहते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, और कार्रवाई नहीं हुई। ना उनका मंत्री पद गया, आज जैसे के तैसे थे वो वहीं पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में जब एक बच्ची के साथ ऐसा होता है, जब खिलाड़ी पहलवान बेटियों के साथ ऐसा हुआ, और एक जो माइनर थी उसका केस वापस भी करा दिया डरा-धमका के, तो ऐसे में जो साधारण महिलाएँ हैं, जो कॉमन परिवारों से महिलाएँ हैं, जो बहुत बड़ी स्टार्स नहीं है किसी भी फील्ड में, वो महिलाएं बाहर निकलने से कतराती हैं, डरती हैं। अब ये रिसेंटली मैंने देखा, स्वाति मालीवाल राज्यसभा की सांसद हैं वो, और किस तरह से केजरीवाल जी के खुद जो उनका मुख्य व्यक्ति है, जिसको ये कह सकते हैं उसका दाहिना हाथ, वो व्यक्ति मारपीट करता है, और केजरीवाल जी उनको हरियाणा में लेकर आते हैं, अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, सामने वाली सीट पे वो बैठे थे और वोट मांगने आ रहे हैं। मतलब उनको ये लगा ही नहीं कि एक महिला के साथ इस तरह से उन्होंने किया है, तो आप इसको लेकर वोट मांगने जा रहे हो लोगों के बीच में। और लोग फिर भी अगर वोट देते हैं, तो शायद सारी गलती नेताओं की नहीं है, ये समाज की गलती है, लोगों की गलती है, जो ऐसे लोगों को फिर तो भी डॉक्टर साहब इसमें तवज्जो देते हैं। डॉक्टर साहब जी, जी, डॉक्टर साहब सवाल यही उठता है कि जैसे महिलाओं की आपने बात की कि किस तरह से महिलाओं को राजनीति में
कहीं न कहीं शोषण का शिकार होना पड़ता है या तमाम सामाजिक व्यवस्था में भी कहीं न कहीं हीन भावना का शिकार होना पड़ता है। तो ऐसे में चुनावी की बात करें, हरियाणा की बात करें, आपने महिला पहलवान की बात करें, स्वाति मालीवाल की बात करें, तो हरियाणा की राजनीति में ये कुछ मुद्दा बन रहा है या लोगों में इसके प्रति कुछ चिंता है? महिला सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की अस्मिता को के संदर्भ में कि मतलब हरियाणा की राजनीति में किस तरह की आप देख पा रहे हैं इन मुद्दों को लेकर? क्या चेतना है लोगों में या महिलाओं के अंदर क्या चेतना है इन बातों को लेकर? देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा में इस बार बन रहा है। क्योंकि ये हरियाणा की बेटियाँ थी, जो दिल्ली में बैठी थी और जो इनके साथ हुआ, वो हर किसी व्यक्ति ने देखा क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है और हर किसी के हाथ में फ़ोन है, उसके पास वो न्यूज़ और वो सब आ रही थी। हालाँकि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया खुद को जो कहता है, वो बिल्कुल इससे दूर रहा। उन्होंने बिल्कुल इन बच्चियों को नहीं दिखाया, लेकिन सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा, आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा। आप जैसे लोगों को मैं बधाई भी देना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं प्रशांत जी, जो मुद्दे स्ट्रीम मीडिया के जो कहते हैं वो लोग नहीं लेकर आते हैं, ना लोगों तक वो पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप लोगों का आपके चैनल के माध्यम से लोगों का जो लोग सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स हैं, मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ और उनकी हिम्मत को सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने इस तरह के मुद्दों को लोगों तक दिखाया ताकि लोग जागरूक हो पाएँ और उसको समझ सकें। तो जो ये दिल्ली का मुद्दा था जिसमें हमारी स्टार खिलाड़ी बेटियाँ बैठी थी, ये हरियाणा में बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि ये हमारी बेटियाँ थी, हरियाणा की बेटियाँ थी वो देश की बेटियाँ, लेकिन हरियाणा का पहला हक उन बेटियों पे है, क्योंकि हमने उन बेटियों के साथ मेहनत करते हुए देखा है। ज़मीन बेच देते हैं प्रशांत जी और 20-20 साल इन बच्चियों ने मेहनत की है अखाड़ों में, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, इन्होंने इतनी मेहनत की है और उसके बावजूद ये बच्चियाँ जब देश के लिए मेडल लेकर आई और जब इन्होंने एक शिकायत की कि हमारे साथ ऐसा हुआ और केवल एक बच्ची नहीं थी, 7-7 बच्चियों ने ये इल्ज़ाम लगाया, जबकि इन्होंने बिल्कुल नहीं माना और ना ही कोई कार्रवाई की। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा अब हरियाणा की राजनीति में है, क्योंकि जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि हमारी बेटियों के साथ इन लोगों ने क्या किया। बिल्कुल लोग हरियाणा में तो प्रशांत जी देखो कल को होता क्या है ये तो भगवान जाने, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ, जी, हरियाणा में इस बार लोगों ने एक नारा दिया हुआ है 4 मई और बीजेपी गई। ऐसे एक अच्छा, नारा दिया हुआ है क्योंकि लोग ये कहते हैं जो जहां पर बीजेपी को हराएगा उसको वोट मिलेगी। लोग यहां तक नारा दे चुके हैं। अच्छा। बीजेपी के लोगों को एंटर नहीं करने दिया जा रहा है क्योंकि किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इन्होंने दिल्ली में किसानों को एंटर नहीं करने दिया, तो लोग कहते हैं कि तुम हमारे गांव में एंटर नहीं करोगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा इस बार बने हुए हैं, दोनों मुद्दे बहुत खास भी हैं और बड़े भी हैं। तो जो बेटियों का मुद्दा है वो हरियाणा की राजनीति में बहुत अहम रोल अदा करेगा और किसानों का जो मुद्दा है वो भी एक बहुत बड़ा रोल अपना अदा कर रहा है। क्योंकि लोग टोटली इन लोगों के अगेंस्ट हैं। क्योंकि देखिए लोकतंत्र में प्रशांत जी, लोगों के लिए सरकार चुनी जाती है, लोग ही सरकार को चुनते हैं और लोगों के लिए ही काम होना चाहिए। लेकिन अब जैसे तानाशाही का टाइम आ गया, ऐसे लगता है जैसे देश में तानाशाही हो रही है। अगर कोई बोलता है उसको ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। अगर कोई साँस निकालता है, कोई मीडिया वाला बोलता है उसकी नौकरी चली जाती है। मैंने देखा कई लोगों के मैं इंटरव्यूज़ देखती हूँ कि जो कई बार कई कोई स्टेटमेंट दे देते हैं तो उनको नौकरी से, अखबारों से निकलवा दिया जा रहा है। ये तानाशाही है और मैं ये कहती हूँ कि डरा हुआ तानाशाह हमेशा मरे हुए लोकतंत्र को पैदा करता है। तो इन लोगों को जो ये तानाशाही चल रही है, अब ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे क्योंकि 10 साल इन्होंने दिया है। किस तरह से मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया गया, किस तरह से उनके साथ सैकड़ों की तादाद में बलात्कार किया गया और देश का मुखिया एक शब्द ना बोले। उस प्रदेश की सरकार एक शब्द ना बोले, इससे बड़ा तो गुंडागर्दी कैसे किसको कहेंगे हम? एक बिल्किस बानो का केस आपने देखा? जी, बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, 7 लोगों की हत्या की उन्होंने। उसकी मासूम बच्ची, उसको भी मारा, सबने रेप किया और उसके बावजूद उनको इलेक्शन का फ़ायदा उठाने के लिए उनको बरी कर दिया जाता है। उनकी फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाता है। इससे बड़ा घिनौना और गिरा हुआ कुछ नहीं हो सकता है। तो अब जो हालात देश में पैदा हो गए हैं, प्रशांत जी, मैं तो ये कहती हूँ, अगर लोग अब नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं है, तब लोकतंत्र खत्म होगा, संविधान खत्म होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, जो जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने शहादत देकर इस देश को बचाया, इस देश को जागरूक करके आज़ादी दिलवाई, उन लोगों की जो शहादत है वो सच में
अब एक वो समय आ गया है कि वो शहादत पर भी कहीं न कहीं एक ये लोग जो इनकी एक अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी बल्कि सांसद जी, बनाने जी, के जी। लिए उन्होंने उसको भेजा है हिमाचल में और वो कहती है कि 2014 में देश आज़ाद हुआ है। आप देखिए ना, ऐसे लोगों को जो ये कहती है 2014 में देश आज़ाद हुआ है, लाखों लोगों ने जान दी इस देश के लिए, उनकी शहादत के ऊपर भी इन्होंने तो कालख फेर दी। तो ऐसे में आप कैसे विश्वास करोगे ऐसी महिला संसद में जाके क्या करेगी? और मुझे नहीं पता कि वहाँ पर माहौल क्या है। हालाँकि बड़े-बड़े लच्छेदार भाषण ये लोग देते हैं और सोचना अब जनता को है। मैं तो ये मानती हूँ जैसे जी। ये ऐसी महिलाएँ हैं जो जिनका देश में कहीं कोई योगदान नहीं है, अपना अभिनय करती हैं और उसका पैसा लेती हैं। ऐसी महिलाओं को संसद में भेजोगे, क्या करेंगी वो? वो यही बताएँगी ना 2014 में देश आज़ाद हुआ है। वो जो जितनी शहादतें हुई हैं, उन सब को उसने तो 1 सेकंड में लात मार दी। तो ऐसी महिला से आप क्या उम्मीद करेंगे? क्या वो लोगों के लिए, क्या महिलाओं के लिए कोई आवाज़ उठाएगी? तो बहुत अब की बार लोगों में बड़ी तल्खी है, लोगों में बड़ा रोष है, दुःख है, तकलीफ है कि हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है, देश के शहीदों के साथ क्या हो रहा है। किसानों के साथ क्या हो रहा है, वो किसी को बोलने नहीं दिया जाता है। ड्रोन से हमले हो रहे हैं, सड़कों पे दीवारें खींची जा रही हैं, कीलें गाड़ दी गई हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, आसू-घोस के गैले और गोले और ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। लेकिन जो दिल्ली में जी। एंटर नहीं करने दिया गया, तो ये जो मुद्दे हैं, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। बेरोज़गारी, महँगाई, ये तो मुद्दा है ही। ये तो है ही मुद्दा मुद्दा है। कि कल कल मैं किसी गाँव में गई थी, महिला से पूछ रही थी, उनके सिलेंडर रखा हुआ था। मैंने कहा, "तू चूल्हे पे आप काम क्यों कर रही हैं? ये सिलेंडर रखा हुआ है।" कह रही सिलेंडर भरवाएगा कौन? सिलेंडर का जो रेट है वो भरवाएगा कौन? सिलेंडर खाली रखा है। कह रही हम तो चूल्हे पे गोस्से और लकड़ी से काम करते हैं। तो हालात ऐसी हैं और ये उसका बेनिफिट उठा रहे हैं कि हमने तो फ्री सिलेंडर बाँट दिए। फ्री सिलेंडर का क्या करेंगी? घरों में खाली रखे हुए हैं, उनको भरवा नहीं पा रही हैं। लकड़ी गोस्से से काम कर रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं रहा, महँगाई सातवें आसमान पर है, किसानों को लाठियाँ मारी जा रही हैं, सिर फोड़े जा रहे हैं। तो ये जो हालात हैं खिलाड़ी पहलवानों के साथ जो बर्बरता इन लोगों ने की, ये सारे मुद्दे खासकर हरियाणा में तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस बार मुझे नहीं लगता जी, जी, जैसा हरियाणा में कहीं जी, पर जी, भी जैसा इनकी दाल गलेगी। जी, जी। जैसा आपने कहा कि हरियाणा के अंदर एक रोष स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और जैसे कहा कि 4 जून बीजेपी गई, तो ये जो मुद्दा है आपने कहा कि किसी भी पार्टी को जो भी बीजेपी को हरा रहा होगा। तो ऐसे में मतलब अलग-अलग जो हरियाणा की जो राजनीति है, उसमें किस तरह की अब जो राजनीतिक परिवेश बनता दिखाई देता है? जैसा आपने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए जो भी राजनीतिक दल उस समय सामने दिखाई देगा मजबूती से उसे मतदाता समर्थन देने को तैयार है। तो ऐसी कौन-सी पार्टी या कौन से ऐसी राजनीतिक दल आपको दिखाई देता है जो इस भूमिका में बड़ा अपना एक भूमिका निभाने जा रहा है आने वाले समय में हरियाणा के अंदर? जी। जैसे मैं अगर कुरुक्षेत्र की बात करूँ तो कुरुक्षेत्र में इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट हैं अभय सिंह चौटाला जी। वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने त्याग पत्र दिया था किसानों के आंदोलन में और उन्होंने इनके समर्थन में त्याग पत्र इसलिए दिया था क्योंकि इन्होंने ये कहा था अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो मैं आपके साथ बैठूँगा और मैं त्याग पत्र दूँगा। तब लोगों को लगा था कि ये केवल एक जैसे ये लोग बोलते हैं ऐसे ही बोल दिया होगा लेकिन इन्होंने त्याग पत्र दिया वास्तव में और इन्होंने 2 हॉस्पिटल भी वहाँ चलाए थे कि भई किसी किसान को कोई तकलीफ है, कोई दुःख है तो वहाँ से दवाई-बूटी ले सकते हैं। और उसके साथ-साथ इन्होंने कूलर भी दिए गद्दे भी दिए, पंखे भी दिए और 1 करोड़ रुपया भी दिया इन्होंने अपने पास से। तो इन्होंने काफ़ी मदद की किसानों की, तो किसानों ने पूर्ण रूप से इनको समर्थन दिया हुआ है कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र में बहुत अच्छा माहौल मुझे लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है और काफ़ी लोगों का रुझान यहाँ लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो सुशील गुप्ता जी हैं, वो राज्यसभा में सांसद थे और किसान आंदोलन जब चल रहा था या हमारी खिलाड़ी पहलवान बेटियों को पीटा जा रहा था या घसीटा जा रहा था या उनके साथ बर्बरता की जा रही थी, तो वो राज्यसभा में सांसद होते हुए एक शब्द उन्होंने नहीं बोला, ना कभी किसानों के बारे में, ना कभी खिलाड़ी पहलवान बेटियों के बारे में। तो लोगों को ये लगता है कि जो लोग अभय सिंह जी उनके साथ खड़े थे, तो अभय सिंह जी को हम भारी बहुमत से यहाँ यहाँ से जिता के भेजेंगे ताकि वो संसद में हमारी आवाज़ बढ़ सके। किसानों ने पूर्ण रूप से सभी जितने भी किसान संगठन हैं, सबने उनका साथ दिया है, सब लोग उनको समर्थन दे चुके हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है वो उनकी बहुत बड़ी जो है ना भूमिका अदा होने जा और रही है। मुझे लग रहा है वो नवीन जिंदल जी की क्या स्थिति है वहाँ पे? नवीन नवीन जिंदल जिंदल जी जी तो किस तरह से तीसरे स्थान पर नवीन जिंदल जी तीसरे स्थान पर चले गए हैं क्योंकि बीजेपी को तो कोई घुसने ही नहीं देना चाहता। लोग ये कहते हैं बीजेपी को तो अब बिल्कुल सत्ता में नहीं आने देना चाहते हम लोग। तो अगर ईवीएम वगैरह का जो मामला चल रहा है उसमें कुछ ऐसा कुछ हुआ क्योंकि अभी भी काफ़ी मैंने वीडियो देखी है, कई लोगों ने बताया कि मैंने बटन दबाया किसी और का और फूल का निशान निकला तो हाँ, काफ़ी ये तो वहाँ पर इश्यू है चल रही थी। अपना एक अलग इश्यू ये इश्यू है। बड़ा वो इश्यू पूरे है, अगर हरियाणा की ऐसा अगर कुछ
जी, जी। पूरे हरियाणा की बात करें विभिन्न सीटों की तो उसमें किस तरह से देख पा रहे हैं? कांग्रेस की क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप पूरे हरियाणा के अंदर? देखिए मैं देख रही हूँ जैसे सिरसा में है, सिरसा में शैलजा जी काफ़ी मजबूत दिख रही हैं। वहाँ अशोक तंवर जी को तो गाँव में घुसने ही नहीं दिया जा रहा है। तो वहाँ उनकी मजबूती दिख रही है, रोहतक में जैसे दीपेंद्र हुड्डा हैं, उनकी मजबूती दिख रही है। तो इस तरह से कई सीट्स पर अलग-अलग समीकरण बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के टोटली अगेंस्ट है। अच्छा, अच्छा। तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हरियाणा की राजनीति में आपको हरियाणा दिखाई में देता काफ़ी है कि नुकसान बीजे बीजेपी को होने जा रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले 10 की 10 सीट बीजेपी की थी, लेकिन इस बार हरियाणा में बीजेपी को काफ़ी नुकसान होगा। काफ़ी नुकसान है। अच्छा जैसे कि आप क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य करते हैं, जो नई पीढ़ी है, जो छात्राएँ हैं या युवा पीढ़ी है, उनसे लगातार आप टच में रहती हैं। और तो युवा पीढ़ी के अंदर जो उनके विचार हैं और राजनीति को लेकर क्या समझ है युवा पीढ़ी की, किस तरह से आप उन्हें लीड कर पाती हैं और कौन से मुद्दे युवाओं को इस समय ज़्यादा रूप से उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन से मुद्दे उन्हें प्रभावित कर रहे हैं वर्तमान के अगर राजनीतिक परिदृश्य की बात करें? कि युवा पीढ़ी से आपका लगातार सीधा-सीधा कनेक्ट है, सीधा टच रहता है उनके साथ आपका। तो युवाओं के अंदर किस तरह की चीज़ आप देख पा रहे हैं राजनीतिक रूप से उनके अंदर कितनी जागरूकता है? या ऐसे कौन से मुद्दों पर वह राजनीति की दिशा चाहते हैं कि भारत की राजनीति उन मुद्दों पर केंद्रित हो? जी, जी। मैं बिल्कुल प्रशांत जी ये बताना चाहती हूँ कल 10-15 के आसपास लड़के खड़े थे और मैंने ऐसे ही पूछा, "बेटा आजकल क्या राजनीति का क्या चल रहा है? आप लोग क्या सोचते हैं?" तो एक लड़के ने जिस तरह से जवाब दिया, मैं हैरान हो गई कि बच्चे बहुत जागरूक हैं। उन्होंने कहा कि मैम ये कहते हैं धारा 370 हटा दी, लेकिन हमें मालूम है ना धारा 370 हटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कह देंगे हम मान लेंगे। मैंने कहा बेटा ये मीडिया तो सारा कह रहा है कि धारा 370 हटा दी। बोले मैम धारा से 370 नहीं हटी है। उसमें अमेंडमेंट हुआ है। उसमें केवल इतना अमेंडमेंट हुआ है बी में कि वहाँ कोई ज़मीन ले सकता है और ज़मीन किसने ली है? अडानी ने। केवल अडानी ने ज़मीन वहाँ पर ली है और उसी के लिए वो उन्होंने ये प्रोविज़न किया था। तो मैम बोले हम ये सब देख रहे हैं, ये जिस तरह से हमें हिंदू मुस्लिम कर रहा है, हम उन्होंने दूसरे कंधे पे हाथ रख के बोला कि ये मेरा दोस्त है, ये मुस्लिम है और हम साथ रोटी खाते हैं दोपहर को और ये इतना ज़हर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम इनकी बातों में आएँगे नहीं। लेकिन ये जो कर रहे हैं ना, इनको अब भगाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने जो ज़हर घोला है, आने वाले समय में अगर हमने इनको नहीं रोका, तो हमें एक-दूसरे भाई से एक-दूसरे भाई को लड़वाने का ये लोग काम करेंगे। और मैम जो ये लोग गाय की बात कर रहे हैं, गाय के मांस बेचने वालों से ये लोग चंदा ले रहे हैं। बीफ के लिए ये लोग गायों को बाहर भेज रहे हैं, विदेश में भेज रहे हैं और अडानी के पोर्ट से गायें गई हैं। हमने वीडियो देखे हैं। तो बच्चे बड़े जागरूक हैं। तो ये बातें सुन के और एक और बड़ा मुद्दा है उनका जो बेरोज़गारी है। वो कह रहे एक ब लड़का था उसने कहा मैम 5 किलोमीटर से मैं पैदल आता हूँ, मेरे पास साइकिल नहीं है। मेरे घर में 2 मेरी बड़ी बहनें हैं जिनकी अभी शादी करनी है, मेरे पिता नहीं है और मुझे जॉब नहीं मिल रही है। मैंने पीएचडी कर ली है, मेरा नेट क्वालिफाइड हूँ मैं, लेकिन मुझे जॉब ही नहीं मिल रही है। अच्छा, मुझे कोई पीएन लगाने के लिए तैयार नहीं है, मैं कैसे अपने घर का पालन-पोषण करूँगा? तो बड़ा दुखी था वो बच्चा और वो कह रहा था मैम अब नहीं चाहिए ये लोग, हर पेपर लीक हुआ है और जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं उसमें जो एलिजिबल लड़के थे, जो वेल क्वालिफाइड बच्चे थे, वो पीछे रह जाते हैं और जो दूसरे लोग हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो वो उनका मानना ये था कि बेरोज़गारी इस चरम सीमा है चरम सीमा पर है और हम किसी भी सूरत में अब ये नहीं चाहते, ये लोग दोबारा से सत्ता में आएँ क्योंकि इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे। हमने खूब भर-भर के वोट इनको किया था, कि 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे तो फिर मज़ा ही आ जाएगा और इन्होंने दिया कुछ भी नहीं, हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ चली गई हैं। कह रहे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी नौकरियाँ चली गई हैं जो नोटबंदी हुई थी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बंद हुई हैं, छोटा दुकानदार बिल्कुल खत्म हो गया है। जो छोटे जो अपने आप को एक मिडल क्लास से नीचे का तबका जो खुद को ये कहता था कि मैं गुज़ारा कर लूँगा, वो तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया, उसकी पैड़ खत्म कर दी इन लोगों ने। तो कह रहे मैम हम बिल्कुल नहीं चाहते कि लोग इन मुद्दों से भटका के हिंदू-मुस्लिम करें और ये राजनीति इस तरह की करें कि इन्होंने बल्कि उन्होंने एक और चीज़ कही, उन्होंने वैक्सीन का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि जैसे इन्होंने वैक्सिनेशन कराया मैम हमने भी वैक्सिनेशन ली है। कह रहे अब मोदी जी ने अपना फ़ोटो उस से हटा लिया है। पहले उसके ऊपर मोदी जी का फ़ोटो लगता था और सबको मैंडेटरी था कि सबको वैक्सीन कराना है। लेकिन अब उन्होंने अपना फ़ोटो हटा लिया है। मतलब इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी बातें उन बच्चों ने बताई कि मैं हैरान हो गई कि यूथ इतना जागरूक है। ऐसी बात नहीं है कि बच्चों को नहीं पता है। हालाँकि उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे मैम सुबह-सुबह एक मैसेज आ जाता है और हम उस मैसेज को पढ़ते हैं क्योंकि हम पढ़े-लिखे हैं। लेकिन बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं जिनको नहीं पता कि क्या मैसेज है, वो बस फॉरवर्ड कर देते हैं
एक लड़के ने ये भी बताया कि मैम पर मैसेज मुझे ₹2 मिलते थे और मैं ऐसे ही हर मैसेज भेज देता था। एक दिन मेरे अंकल आए, उसने कहा कि तू क्या कर रहा है बैठ के? कि मैंने कहा कि अंकल मैं ना ये मैसेज भेज रहा हूँ और मुझे पर मैसेज ₹2 मिलते हैं। मैं सारे स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, कि मेरे इतने ग्रुप हैं, उसमें इतने-इतने बच्चे हैं। तो कह रहे मुझे पैसे मिलते थे। बोले फिर मेरे अंकल ने सब ये मुझे बताया तो मैंने तब वो बंद किया है। तो बेरोज़गारी इस लेवल पे है कि बच्चों को ये एसएमएस करने के और मैसेजिंग के उनको पैसे दिए जा रहे हैं और उनको बरगलाया जा रहा है। वो बिना पढ़े मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं और एक बच्चा जब 10 मैसेज कहीं से आएँगे एक जैसे, तो उनको लगेगा ना कि कुछ ही ख़ास ही होगा। तो ऐसे में क्या है कि बच्चे जागरूक बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है। जी, 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 जी। जैसा आपने बताया कि युवाओं के अंदर कहीं न कहीं जो मुख्य मुद्दे हैं उनको लेकर चिंता भी है और लगातार ना जागरूकता भी कहीं न कहीं उनके अंदर आ रही है। और इसी वजह से लगातार ऐसे मुद्दे विपक्षी दल उठा रहे हैं जो सत्ता को परेशान भी करते हैं। और अगर हम पूरे परिदृश्य की बात करें, पूरे देश की बात करें, जिस तरह की राजनीतिक वर्तमान दौर में दिखाई दे 4 चरणों का चुनाव हो चुका है, 3 चरणों का चुनाव रह गया है, 5वें का 20 तारीख में होने जा रहा है। और लगातार विपक्षी दल सरकार पे हमलावर हैं, वहीं सरकार सत्ता पक्ष भी लगातार विपक्षी दलों की कमियाँ लोगों के सामने रख रहे हैं, लगातार उनकी नीतियों की वे आलोचना कर रहे हैं, कैसे-कैसे कर पाएँगे वो। तो ऐसे में अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अगर बात करें तुलनात्मक रूप से इस समय वर्तमान राजनीति में किस तरह की भूमिका आप दोनों पक्षों की देख पा रही हैं? कि कौन से अ, मुद्दे लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन से मुद्दों से लोग ज़्यादा जुड़ पा रहे हैं? विपक्ष की राजनीति देखिए से या पहले सत्ता पक्ष के उठाए मुद्दे से? जी, प्रशांत जी मैंने मोदी जी का भाषण देखा है, जहाँ भी वो बोले हैं, उन्होंने हिंदू की बात की है, उन्होंने मुस्लिम की बात की है। उसके अलावा उन्होंने ना रोज़गार की बात की, आर्थिक रूप से हम लोग कितने नीचे आ गए हैं, हमारा रुपया कितना लुढ़क गया है, ना उसकी वो बात करते हैं, ना यूथ कहाँ जा रहा है उसकी बात करते हैं, ना बच्चियों की सुरक्षा की वो बात करते हैं, ना किसानों की बात करते हैं, ना ही चाइना जो कितना हमारे देश में अंदर तक आ गया है, ना उसकी बात करते हैं। ना मणिपुर की बात करते हैं, ना बिल्किस बानो की बात करते हैं, ना खिलाड़ियों की बात करते हैं, वो कोई बात ही नहीं करते हैं। ना नोटबंदी की बात करते हैं, वो कोई बात ही नहीं करते, वो केवल बात करते हैं हनुमान कभी ले आते हैं, कभी राम को ले आते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे, राम उनकी तो देन है ही नहीं, क्योंकि चारों जो पीठाधीश हैं, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट में, वो जीते और उसके कारण लगातार वो बहस हुई थी, उसके कारण जो ये राम जन्मभूमि की जो जगह मिली मंदिर के लिए, वो एक अलग विषय था, लेकिन इन्होंने धर्म का राजनीतिकरण जैसे किया है, वो चारों जो हमारे पीठाधीश हैं, उनको भी गले नहीं उतर रहा है और वो सख्त इससे नाराज़ है। मैं आज ही उनकी वीडियो देख रही थी, वो ये कह रहे थे कि राजनीतिकरण पहली बार मैं धर्म का इस तरह से देख रहा हूँ। राम को आरएसएस, बीजेपी कैसे लेकर आई मुझे एक बताओ तो? वो केवल सड़कों पे चिल्लाए और हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी। लेकिन राजनीतिकरण हो रहा है कि राम को ले आए। राम को वो कौन है लाने वाले? वो इंसान राम को लाने वाले कौन है? तो मैं उनकी स्टेटमेंट देख रही थी। मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा नहीं है कि हमारे जो धर्मगुरु हैं, वो किसी भी सूरत में इनसे प्रभावित हैं, नहीं। वो बिल्कुल इस बात का विरोध कर रहे हैं, धर्म एक अलग चीज़ है, राजनीति बिल्कुल उससे अलग चीज़ है। ये राजनीति में धर्म को लाकर धर्म का राजनीतिकरण कर रहे हैं, जो किसी भी सूरत में किसी के गले नहीं उतरा, काफ़ी टाइम उतरा। 2 टर्म केवल धर्म के नाम पे इनको मिली। इन्होंने नोटबंदी की थी, इन्होंने कहा था हम आतंकवाद खत्म कर देंगे। प्रशांत जी मुझे ये तो बताइए, जो पुलवामा में हुआ, आज तक उसकी इंक्वायरी ये लोग नहीं करवा पाए हैं और ये कहते हैं कि हम आतंकवाद खत्म कर देंगे। कहाँ से वो 350 किलो आरडीएक्स एक गाड़ी में आ जाता है, कैसे बस में टक्कर मारी है, कैसे 44 लड़कों का खड़े-खड़े चिथड़े उड़ गए उनके। कैसे हुआ? कहाँ से हुआ? आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। तो कहीं सवाल क्यों नहीं उठेगा? देश के लोग क्यों नहीं सवाल करेंगे? क्योंकि जिनके बेटे गए हैं, जो मरे हैं और उनको शहीद का दर्जा नहीं है प्रशांत जी मैं आपको बताऊँ। तो ऐसे में क्या लोगों को तकलीफ नहीं होगी? लोगों को तकलीफ होगी। देखो पट्टी बहुत समय तक नहीं बाँधी जा सकती। जैसे धृतराष्ट्र ने भी अपने सभी पुत्रों को गँवाना पड़ा था और उन्होंने पट्टी नहीं खोली थी और उनको जो एक प्यार की पट्टी बंधी हुई थी अपने बेटे को लेकर, जब सबका नाश हो लिया तब तक वो नहीं खुली थी। तो ऐसे ही ये लोग कर रहे हैं। राम ये नहीं लेकर आए हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो उसका जब इन्होंने राजनीतिकरण करने की कोशिश की तो वो ये मतलब फला नहीं, ये किसी के सिरे चढ़ा नहीं, ये इसका राजनीतिकरण कर नहीं पाए, इन्होंने कोशिश बहुत की। जगह-जगह पर मंदिरों में पहले राम का नाम लेना, फिर वोट डालना, अभी भी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन लोगों पे इसका कोई असर नहीं है। हरियाणा में तो वैसे भी राम को वैसे ही मानने वाले लोग हैं, हनुमान को वैसे ही मानने वाले लोग हैं। राम को हम लोग तो इतना मानते हैं, फसल आती है
और बारिश हो जाती है, सारी फसल खराब हो जाती है और किसान जो है ना ये कह के भई जो राम की मर्ज़ी। बड़े से बड़ा नुकसान हो जाता है और हम ये कह के उसको पीछे ढकेल देते हैं उस चीज़ को कि भई जो राम की मर्ज़ी, जो राम की करनी। हम तो राम को इतना मानते हैं, ऐसे लोग हैं हम लोग। लेकिन हम लोग जी, दिखावा जी। नहीं करते हैं। तो लोगों को इस बात की भी तकलीफ है कि किस तरह से ये लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। लगातार लोग इन मुद्दों को पकड़े हुए हैं और अब हालात ज़्यादा खराब हैं इनके। मैं विपक्ष की अगर बात करूँ, विपक्ष हमेशा मुद्दों पे लड़ रहा है। विपक्ष ने ये कहा रोज़गार होना चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया। उन्होंने यूथ का बेरोज़गारी का मुद्दा उठा रहे हैं वो लोग, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, वो किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं। जो बेरोज़गार लोग घूम रहे हैं, उनको वो क्या देंगे, वो सब कुछ वो कर रहे हैं। वो मुद्दों पे लोगों के स्वास्थ्य, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी उन पर बात कर रहे हैं। लेकिन ये लोग इन्होंने नोटबंदी की, नोटबंदी पे ही वोट माँग लो कि हमने नोटबंदी की थी, उसके लिए आप वोट दे दो हमें। 7 साल में ये अपना 2000 का नोट नहीं चला पाए, 7 साल में उसको बंद करा दिया। ये लोग सत्ता में आए थे परिवर्तन के लिए, लेकिन इन लोगों ने परिवर्तन नहीं किया, ये केवल कुर्सी के ऊपर चिपक के बैठ गए। लेकिन लोग जागरूक हो चुके हैं, अब लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। हरियाणा का मैं पूर्ण रूप से ये कह सकती हूँ कि हरियाणा में बिल्कुल लोग इनके खिलाफ हैं। कहीं पर इनको जो आने-जाने भी नहीं दे रहे हैं, कहीं कोई जाते इनकी सभा नहीं होती है, कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। कल मैं देख रही थी, भिवानी में धर्मवीर जी को देख रही थी, 4 लोग खड़े थे और उसको जनसभा का नाम दिया जा रहा था। तो बड़ा ताज्जुब भी हो रहा है कि जिसकी सभाओं में बहुत सारे लोग आ रहे थे, वो आज बिल्कुल वहाँ पर खाली स्थान पड़ा है। इनकी कुर्सियाँ देखो आप ज कहीं पर भी ये कुछ करते हैं, बिल्कुल खाली पड़ी रहती हैं कुर्सियाँ और विपक्ष मुद्दों पे लड़ रहा है। ये एक बड़ी चीज़ है क्योंकि मैंने देखा है विपक्ष लगातार मुद्दों की बात कर रहा है, चाहे वो कोई भी वर्ग है, उन वर्ग की बात कर रहा है, लेकिन ये केवल धर्म की बात कर रहे हैं। कहीं कह रहे हैं मंगलसूत्र को ये ले जाएँगे और आपका महिलाओं के मंगलसूत्र निकाल दिए जाएँगे। प्रशांत जी मंगलसूत्र बचे कहाँ हैं? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ सरकार से मंगलसूत्र कहाँ बचे हैं? गली में कोई गले में मंगलसूत्र डालकर महिला निकल नहीं सकती। जो सोना 18,000 रुपए तोला था, आज वो 76,000 रुपए तोला हो गया। मंगलसूत्र कहाँ बन रहे हैं अब? मंगलसूत्र तो खत्म हो गए। ये ऐसी बेतुकी बात कर रहे हैं। आज बेरोज़गारी चरम पर है, आज महँगाई चरम पर है। 18,000 सोना और देखो ना 76,000 आप सोच सकते हैं कोई सोना खरीदने की जी, जी। हिमाकत कर सकता है? नहीं कर सकता। हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। कभी ये कहते हैं कि 2 भैंस हैं तो 1 भैंस विपक्ष ले जाएगा अगर तुमने हमें सत्ता में नहीं लाए तो। ये लोग केवल और केवल इस तरह की बात करके लोगों को फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भोला है इंसान, बेवकूफ़ कतई नहीं है। अगर ये बेवकूफ़ करने की कोशिश बनाने की कोशिश कर भी रहे हैं, लोग इनके झांसे में अब नहीं आएँगे और अब तो इतना इनको ट्रोल किया जा रहा है, अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, मैं पोस्ट देखकर हैरान हो जाती हूँ, जितने रंग मोदी जी के दिखा सकते हैं लोग, आज सोशल मीडिया पे इनको ट्रोल किया जा रहा है, खूब लोग इनके अगेंस्ट हो रहे हैं और होना भी चाहिए क्योंकि ये देश उन लोगों का है जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी है, जिन्होंने शहीद हुए हैं जो लोग, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ये वो लोग हैं जिन्होंने 52 साल तक अपने मुख्यालय पे तिरंगा भी नहीं फहराया था, ये वो लोग हैं और देश की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब लोग जागरूक हो चुके हैं, बहुत इन्होंने 2 बार टर्म दी है, अब नहीं देंगे। जी, जी, जी। आपने बड़ी गंभीर बात कही और काफ़ी गंभीर मुद्दे उठाए आपने कि किस तरह से आम आदमी प्रभावित हो रहा है, क्या महँगाई की बात है, बेरोज़गारी की बात है, दूसरे तमाम मुद्दे आपने रेखांकित किए हैं अपनी बातों में। और इन शब्दों से आगे चर्चा को विराम भी देते हैं और जिस तरह से वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसका जो आपने विश्लेषण किया है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शक चर्चा ज़रूर पसंद आएगी। और मैं आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में अपना समय जी, निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। और मैं आपसे फिर से भी आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही समझने चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे संवाद अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत बड़ी बात है।